नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारतीय संविधान का विकास और उसका संक्षिप्त इतिहास, ठीक ना। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान है तो इसका विकास एवं संक्षिप्त इतिहास। जैसा जब हम संविधान कहते हैं तो इसका मतलब होता है संविधान, नियमों व कानूनों का संग्रह होता है। तो इसको थोड़ा सा पहले से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, प्राचीन भारत से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे प्राचीन भारत थी, मान लीजिए यह 750 ईस्वी तक रही। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में बांट लेते हैं। एक सल्तनत काल, जिसमें हम लोग देखेंगे करीब 1206 से 1526 ईस्वी तक का, और दूसरा मुगल काल। मुगल काल ये 1526 से लेके हम यहाँ 1757 तक लिख दे रहे हैं। हालांकि 1707 में आप देखें तो औरंगजेब के पतन के बाद ही पूरी तरह से मुगल काल खत्म हो गया था, लेकिन हम यहाँ पे 1757 अपने मन से रख लेते हैं, ठीक है। एक, दो, तीसरा आधुनिक काल। आधुनिक काल तो ये 1757 से 1947 तक यहाँ मानकर चलते हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जितने भी नियम कानून हैं, ठीक ना, ये अंग्रेजों के आगमन के बाद ज़्यादा लिखित रूप से बने। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, पहले भी हमारे यहाँ थे, ठीक ना। आप प्राचीन भारत में देख लीजिए, ढेर सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक ना। यहाँ भी है, लेकिन नियमों का जो अंग्रेज जिस तरह से उन नियमों को फॉलो करते थे, ठीक ना, वो पहले के काल में नहीं होता था। यह एक नया था। तो आधुनिक काल में जब से अंग्रेज आए, ठीक ना, वो हर काम को नियम और कानून के हिसाब से करते थे। नियम व कानून के हिसाब से कार्यों को किया करते थे। तो उसके लिए इन्होंने ढेर सारे चार्टर, एक्ट, अधिनियम ये सब लाए। इसके लिए इन्होंने क्या क्या लाए? चार्टर लाया, एक्ट लाया, अधिनियम लाया। तो यहाँ चार्टर, एक्ट और अधिनियम, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि चार्टर क्या होता है, एक्ट क्या होता है, अधिनियम क्या होती है, ठीक ना, ये समझ लीजिए। अब आ जाते हैं यहाँ आधुनिक काल में, और ये संविधान के विकास के बारे में इस पे अब चर्चा करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 1757 की जो प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी का जो बक्सर का युद्ध था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 64 ईस्वी का बक्सर युद्ध, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसमें सिराजुद्दौला इनकी हार हो चुकी थी। अंग्रेज पूरी तरह से, जो बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, ठीक ना, बंगाल प्रेसिडेंसी या जैसे बंगाल सूबा भी कहते हैं, ठीक ना, पूरी तरह से बंगाल सूबे पे कब्जा कर चुके थे। और इस लड़ाई में हुई हार को इस 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक ना, उसने पूरी तरह से उस पर मुहर लगा दी, क्योंकि इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे, अवध के नवाब भी शामिल थे, ठीक ना। तो ये पूरी तरह से इस पर मुहर लग गया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी जिसे हम कहते हैं, वो आज का, ठीक ना, वर्तमान का वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा था, ठीक ना। उस ज़माने का जो बंगाल प्रेसिडेंसी होता था, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा था। तो बंगाल सूबा जो है बहुत ही धनी हुआ करता था, बहुत ही धनी प्रांत हुआ करता था, ठीक ना। उपजाऊ मिट्टी थी, धान थी, ढेर सारी चीज़ें थी यहाँ पे, ठीक ना। बहुत ही धनी प्रांत हुआ करता था ये चीज़ें। अब यहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि बंगाल पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा, ठीक ना, इस जीत के बाद,
ठीक है। 57 और 64 की जीत के बाद, ठीक ना, बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है शिकंजा कसता गया। तो यहाँ जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका पूरी तरह से यहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी पे कब्जा होने लगा। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पे एक्ट पारित किए। तो अपने शासन को, स्वाभाविक शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक्ट बनाया, ठीक ना। जब कंपनी बना रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है, तो क्या बना रही है? एक्ट बना रही है। जो कंपनी बनाती है तो एक्ट बनाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, एक और शब्द है संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, ठीक ना। संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। कौन? समय समय पे शासन को चलाने के लिए जो एक्ट बनाए गए। कौन कौन से एक्ट बनाए गए, थोड़ा सा उदाहरण समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसकी चर्चा करेंगे, 1773 ईस्वी का। इसके जस्ट बाद हम लोग 1781 ईस्वी में जो आपको सेटलमेंट एक्ट बना, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद 1784 ईस्वी में भी एक्ट बना, उसकी भी बताएंगे। फिर 1793 में भी बना, 1793 में भी बना। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1813 में बना, 1813 ईस्वी में भी एक्ट बने, अधिनियम बने, ठीक ना। यहाँ 1813 का जो बनेगा वो अधिनियम बनेगा, ठीक ना। उसके बाद 1833 का भी चार्टर अधिनियम बना, 1833 में भी एक चार्टर अधिनियम बना। इसके बाद 1853, 1858, 1861 ईस्वी। अब समझिए 1861 ईस्वी में बना कानून कौन सा? आईपीसी। कौन सा बना? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। आज भी चल रहा है। जो सीआरपीसी है, आईपीसी है, वो आज भी 1861 का बना हुआ कानून है, वो आज भी चल रही है। तो ये जो लिखा हुआ है शब्द है संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, तो ये जितने भी एक्ट हैं, इसके जो नियम कायदे कानून हैं, वो कई नियम कायदे कानून आज भी वर्तमान में प्रासंगिक हैं और लागू भी हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये भी बताऊंगा कि इस एक्ट में क्या है जो वर्तमान में लागू है, 1793 में क्या है कि वर्तमान में लागू है, 1813 मैंने पुराने जमाने के जो कानून है, ठीक ना, वो कौन कौन वर्तमान में लागू है और कहाँ से किस वाले एक्ट की बात को, ठीक ना, आपको प्रस्तावना में या फिर कहें कि संविधान के अनुच्छेदों में रखा गया है, इसको यहीं से क्लियर करते चलेंगे ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बने। 1861 के बाद हम लोग देखेंगे आगे है आपको 1873 का, 1873 में भी बने। उसके बाद 1892 ईस्वी में भी बने, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 1909, 1919, 1935, 1947, ठीक ना। लगभग यहाँ तक आपके कानून बनते चले गए हैं। इन कानूनों के बारे में आपको ढेर सारी इनमें बातें हैं, उनको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझते चलेंगे, कौन कौन से क्या क्या पॉइंट है, ये चीज़ें। अब वापस आते हैं वहाँ 1773 ईस्वी में, और उसकी क्या चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इसका सबसे पहला क्या है? संवैधानिक महत्व। महत्व यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। क्यों महत्व था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का, ठीक ना, नियमित और नियंत्रित करने का ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक ना,
ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक ना, यह उठाया गया पहला कदम था, ठीक ना। इसलिए इसका संवैधानिक महत्व ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार कंपनी पर धीरे धीरे शिकंजा कसना स्टार्ट कर दी थी। होता क्या था कि कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी, यहाँ से जो लोग रिटायर होके जाते थे, पैसा कमा के जाते थे, इंग्लैंड में बहुत बड़े नवाब, इंडियन नवाब कहा जाता था, और लग्जरियस लाइफ जीते थे। तो कहीं ना कहीं जो संसद में बैठे हुए लोग थे, उनकी नज़र गई कि भारत से कमा रहे हैं और कमा के यहाँ इंडियन नवाब की तरह रह रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ प्रयास होने लगा ब्रिटिश सरकार की तरफ से इस पे नियंत्रण लगाने का, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके द्वारा पहली बार, ठीक ना, कंपनी के जो आपका प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। दूसरा, कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कंपनी का जो भी प्रशासनिक काम हो, जो भी राजनीतिक काम हो, इस तरह से उसको मान्यता मिल गई, ठीक ना। और इसके एक और पॉइंट हुआ कि यहाँ केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से रखी गई। अब हम लोग देखेंगे कि 1773 ईस्वी के जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं शामिल है, इसको बारी बारी से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और एक एक पॉइंट को बारीकी से देखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और शेयर करना जरूरी है, ठीक ना। अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक ना, आपके सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से, ठीक है। अब यहाँ देखिए केंद्रीय प्रशासन, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, एक एक पॉइंट को देखिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर पॉइंट भूल जाते हैं और फिर एग्जाम में गड़बड़ी हो जाती है, कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बंगाल का जो गवर्नर को, ठीक ना, अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला है, बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और साथ ही साथ यहाँ हम लोग एक और चीज देखेंगे कि मुंबई और मद्रास के गवर्नर जो थे, मुंबई मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, ठीक ना। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, वो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर को कंट्रोल कर सकता था, उसे आदेश दे सकता था, क्योंकि बंगाल ऑलरेडी बहुत ही रिच था, बहुत ही संपन्न प्रांत था, ठीक ना, इसके पास पावर ज़्यादा हुआ करते थे। इस एक्ट के तहत जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो परिषद बने, ठीक ना, इस परिषद में गवर्नर जनरल प्लस इसके 4 सदस्य पूरी तरह से सत्ता का उपभोग करते थे, पूरी तरह से इस पूरे शासन प्रणाली को संयुक्त रूप से चलाया करते थे। और साथ ही साथ 1774 ईस्वी में एक और खास चीजें हुई। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में ईस्वी में आपको सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश थे। तो जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था सर एलिजा इम्पे, ठीक ना, सर एलिजा इम्पे, ये इसका मुख्य न्यायाधीश था। और अन्य जो 3 न्यायाधीश थे उनमें चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड थे। और अन्य जो 3 थे उनमें
चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड थे, ठीक ना। चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड अन्य न्यायाधीश में थे और एलिजाह इम्पे जो था मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, ठीक ना, अगला पॉइंट है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार प्लस रिश्वत, उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक ना। अब इसका अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग बहुत गौर से देखेंगे। चलिए, अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, ब्रिटिश सरकार जो थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, ठीक ना, इसे क्या किया, कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया, पर नियंत्रण को सशक्त बना दिया और इसे भारत के राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी, भारत के राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जो जानकारी होती थी, ठीक ना, वो उसे ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया, ठीक ना। तो ये आपका जो एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ खास प्रावधान है, विशेषताएं हैं। कल जब बनाएंगे तो उसमें 1781 का, 1784 का, 1793 का और 1813 का चार्टर अधिनियम बनाया है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से मेरे चैनल जो है बहुत जल्द मोनेटाइज होगा और एक हम भी अच्छी तरह से आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।